चलिए भाई, सभी लोगों को नमस्कार। और हमारे इस ट्रांसफार्मर के सेशन में जो हमने कल स्टार्ट किया था, और हमने कल 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था, ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि कार्य सिद्धांत पढ़ लिया हमने, कल कंप्लीट कर लिया था। और आज हम टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना, और ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे किस प्रकार की होती है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने जो भी अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में अपने लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना से बात करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर की संरचना आप लोगों ने सभी ने देखी हुई है। ठीक है, और जैसे बाह्य संरचना तो आप लोगों ने सभी ने देखी है, जो इसकी आंतरिक संरचना है वो आप लोगों ने नहीं देखी है ना। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे आंतरिक संरचना, उसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई होती है। ठीक है, एक मुख्य कैंटेनर होता है, कैंटेनर के मध्य में क्या होता है, वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर जो लैमिनेटेड जो कोर होती है। ठीक है, और कंटेनर, और जिसके बाद में क्या होता है, टर्मिनल्स होता है। ठीक है, ये इसके क्या है, आंतरिक भाग की संरचना होती है। ठीक है, उससे पहले हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, और जब आप चीजों को, आप लोगों को कल भी ये चीजें बताई गई थी कि वाइंडिंग को कभी भी वैद्युतिक स्रोत से नहीं जोड़ा जाता है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम सर्किट डायग्राम, संरचना चित्र बनाते हैं, और चित्र के अनुसार इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे चित्र की करते हैं। ठीक है, तो चित्र देखिए, यहाँ से हम इस प्रकार से बना रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ से हमने चित्र बनाया। ठीक है, और इसके बाद में यहां से हमने ये इसके अंदर क्या कर दिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया है। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ये वाइंडिंग हमने स्थापित कर दी है, और ये हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से टर्मिनल्स निकाल दिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से वाइंडिंग स्थापित की हमने दूसरी साइड में भी। ठीक है, और यहां से हमने क्या कर दिए, ये टर्मिनल्स निकाल दिए। ठीक है भाई, ये टर्मिनल्स हमने निकाला है, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट। और इसको हम बोलते हैं क्या, इनपुट। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसी सप्लाई। और ये हमारे पास कौन से, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट हो गया, और ये हमारे पास इनपुट हो गया। इसको हम सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं, ध्यान देना, सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं। इसको हम किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी भार करते हैं, इसके अंदर भार डाला जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है यहाँ से, और इस सप्लाई से। ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास ये इसकी क्या है, कॉइल है, कुंडली जिसको हम बोलते हैं, कुंडलित है। ठीक है, इसको हम किससे, कॉपर से बनी होती है, तांबे की। ठीक है, और ये इसकी कोर है। क्या है, इसकी कोर है। इस कोर के ऊपर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और यह इससे कुंडली स्थापित की हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई स्रोत से जोड़ा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने किससे जोड़ा है, लोड से कनेक्टेड किया है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील के बनने के बाद में इसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी पतली सी क्या परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और जैसे बात हम यहाँ पे इसी प्रकार से करते हैं कि इसकी संरचना की हम बात कर रहे हैं, तो इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं।
4 भाग होते हैं। इसमें 4 भागों में से पहला है जिसमें हमारे पास क्या है, टर्मिनल, क्या नाम है, कंटेनर है। नंबर 2 है टर्मिनल है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास वाइंडिंग, ठीक है। और चौथा है हमारे पास कंटेनर हो गया, टर्मिनल्स हो गया, वाइंडिंग होगी और कोर हो गई, ठीक है। क्या होगी, कोर होगी, टर्मिनल, लैमिनेटेड कोर और वाइंडिंग, ठीक है भाई। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं कि सीरियल से इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सीरियल से लिख देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे वाइंडिंग की, इसकी बात की यहाँ पे वाइंडिंग की। अब वाइंडिंग को समझिए कि वाइंडिंग हमने बताया आप लोगों को कि वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है, वाइंडिंग, ठीक है। तो वाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो वाइंडिंग हमारे पास कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें पहली है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर 2 है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए हमने बात यहाँ पे की है कि सबसे पहले हमारे पास संरचना की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की जो सर्किट हमने बनाया है, डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। इसी के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग हमारे पास और वाइंडिंग के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। देखिए यहाँ से हम बात यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग की करते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि ये कॉपर की बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, कॉपर की। सभी वाइंडिंग चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो किससे बनाई जाती है, कॉपर से बनाई जाती है, कॉपर तार की बनाई जाती है, ठीक है। जिसमें हम बात यहाँ पे करते हैं और सिलिकॉन स्टील के ऊपर क्या करते हैं, कॉपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और जैसे इसको किससे संयोजित किया जाता है, सप्लाई स्रोत से कनेक्टेड किया जाता है, सप्लाई स्रोत से क्या करते हैं, इसको संयोजित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात यहाँ पे करते हैं सप्लाई स्रोत के बाद में इसके अंदर क्या होता है, कॉइल हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम सेकेंडरी वाइंडिंग की करते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि ये भी हमारे पास कॉपर से लैमिनेटेड होती है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कॉपर के बाद में किससे कनेक्टेड किया जाता है, इसको लोड से या भार से कनेक्टेड किया जाता है, भार से संयोजित किया जाता है। ये तो इसकी बात थी वाइंडिंग की, ठीक है। लेकिन बात हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद जो नंबर 2 आता है, दूसरा हमारे पास कौन सी थी, लैमिनेटेड कोर की बात यहाँ पे ये हमारी है, ठीक है। जो कॉइल स्थापित की जा रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर, ठीक है। थोड़ा डिटेल से हम आप लोगों को लिखवाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। लैमिनेटेड क्या बोलते हैं इसको कि जैसे कोर को स्थापित, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो स्थापित की जा रही है कॉपर वायर से, उसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर बोला जाता है, ठीक है। नंबर 3 आती है हमारे पास कंटेनर क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो बाह्य संरचना होती है और जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा वो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टर्मिनल्स ऊपर जो 11,000 केवी, जो 11,000 वोल्टेज को दिया जाता है और एलटी के अंदर उसको निकाला जाता है, ठीक है। और उसके अंदर कॉइल स्थापित होती है, दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी। और उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, ऑयलिंग भरा हुआ होता है, ठीक है, यानी उसको वाइंडिंग को ठंडा रखने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास होता है चौथे नंबर का होता है टर्मिनल क्या करता है, टर्मिनल का मुख्य काम क्या होता है, जैसे 3 टर्मिनल हमारे पास इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये 3 टर्मिनल हमारे पास 11,000 इनकी हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे पास 4 तार बाहर निकलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, कौन से तार बोलते हैं, एलटी यानी लो वोल्टेज लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो बुशिंग होती है, जो पीतल की बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बुशिंग बोलते हैं। जो आप लोगों ने पीतल की देखी है ना, प्रवल 3 टर्मिनल्स, वो किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं, किसके होते हैं, पीतल के होते हैं। और जिसमें हमारे पास किस प्रकार का वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज, यानी कि 11,000 वोल्टेज, 11 केवी भी हो सकता है, 33 केवी भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे अपने घर तक पहुंचती है, वो हमारे पास किस प्रकार का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। और हमारे पास कितना वोल्टेज आता है, यहाँ पे 11 केवी आता है। और 11 केवी हमारे पास 3 फेज सप्लाई में निकालता है, और 440 वोल्ट या 420 के आसपास, 415 जो भी निकाल रहा है, ठीक है।
यानी कि लो वोल्टेज निकालता है। तो ये थी इसकी संरचना, मुख्य बातें, ठीक है। लेकिन हम बात यहाँ पे ये इसकी पूरी डिटेल से करते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना, इसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अब जो चीजें लिखेंगे वो चीज आपको बिल्कुल और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले, वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबक, देखिए भाई जो चीजें हम आप लोगों को बताया था उसी प्रकार से उसकी हम थ्योरेटिकल पार्ट्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन चीजों को अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है, और एनालिसिस करिए कि किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर की मुख्यतः संरचना है, और संरचना के अनुसार हम उसके आंतरिक भाग के अंदर क्या क्या चीजें लगे हुए होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम बात यहाँ पे संरचना की करते हैं। चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसकी वाइंडिंग है हमारे पास, ये इसके क्या होते हैं, कोर होती है जो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो इसको लिम्ब बोला जाता है, ये लिम्ब कितनी होती है, 2 होती है, लिम्ब कितनी होती है इसके अंदर, 2 होती है। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के 4 भाग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी संरचना के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास वाइंडिंग। वाइंडिंग की मैं बात करता हूं तो वाइंडिंग में मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास होती है एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। जरूरी नहीं है हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दे रहे हैं, हो सकता है सेकेंडरी वाइंडिंग को भी एसी सप्लाई दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। समझ गए बात को, चाहे आप सेकेंडरी को दो चाहे प्राइमरी को दो, जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई स्रोत से एसी सप्लाई जोड़ा जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है। और जिसको हम लोड से कनेक्टेड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। चाहे आप प्राइमरी में लोड जोड़ो चाहे सेकेंडरी के अंदर लोड जोड़ो, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग की करते हैं, जिस वाइंडिंग को लोड से या भार से संयोजित किया जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहे प्राइमरी को लोड से कनेक्टेड करो चाहे आप सेकेंडरी को लोड से कनेक्टेड करो, जिस वाइंडिंग के ऊपर लोड जोड़ा जाएगा उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ गए बात को, चाहे आप प्राइमरी पे लोड डालो चाहे सेकेंडरी पे। जैसे हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसी प्रकार से हम चाहे प्राइमरी वाइंडिंग में से कुछ टर्न्स निकाले या सेकेंडरी वाइंडिंग में से कुछ टर्न्स निकाले, तो बात यहाँ पे वही आएगी, चाहे सप्लाई प्राइमरी को दो चाहे सेकेंडरी को दो, ठीक है। तो उसी प्रकार से वोल्टेज के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, या वोल्टेज के मान को हम कमबत्ती किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं कि जिसको सेकेंडरी, जिससे बाहर से कनेक्टेड करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके तार का जो आकार होता है कौन से को, सेकेंडरी वाइंडिंग का, में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो तार होता है उसके आकार को जो व्यास होता है वो किस के ऊपर निर्भर करता है, उसकी धारा, यानी कि उसके अंदर जो धारा प्रवाहित करवा रहे ना या लोड कनेक्टेड करवा रहे। जैसे मान लिया कि प्राइमरी में अगर लोड कनेक्टेड करवाना है मेरे को, तो प्राइमरी में उसके में क्या करूँ, तारों के लपेटो, या जो कोर होती है उसका व्यास उसी प्रकार से उसके अंदर डाला जाएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस वाइंडिंग के ऊपर लोड डाल रहे हैं उस वाइंडिंग का तार कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यही तो बात है, इसका व्यास किसके ऊपर है, यानी कि वाइंडिंग में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, धारा कम है या अधिक है, ठीक है। अगर कम है तो उस हिसाब से सहन कर सकती है, अधिक है तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी धारा के ऊपर क्या निर्भर करती है, या उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है, दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा मुख्य भाग है लैमिनेटेड कोर, ठीक है। लैमिनेटेड कोर की मतलब यहाँ पे जो कोर के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित की जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर, ठीक है। यह सिलिकॉन स्टील की, ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। प्रत्येक लैमिनेटेड कोर आपस में इंसुलेटेड रहती है,
ठीक है। प्रत्येक कोर किस प्रकार से रहती है, इंसुलेटेड रहती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इस लैमिनेटेड कोर पर स्थापित किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उस कोर के ऊपर क्या करती है, वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। ठीक है, उसी प्रकार से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्राइमरी वाइंडिंग या सप्लाई स्रोत से जोड़ रहे हैं या सेकेंडरी को हम सप्लाई स्रोत से जोड़ रहे हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, या लोड के ऊपर डिपेंड करता है, या उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण मार्ग स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब हम सप्लाई सोर्स से उसको कनेक्टेड कर रहे हैं तो उस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है, और वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, उसके मार्ग से या एक पूर्ण बंद परिपथ के रूप में सेकेंडरी वाइंडिंग को प्रभावित करवाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या करते हैं, धारा प्रभावित होती है। ठीक है, और किसके कारण से हुई, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के कारण से। जैसे हमारे पास अल्टरनेटर घूमता है ना, और अल्टरनेटर को हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर देते हैं, और प्राइम मूवर के कारण से वो क्या करता है, आर्मेचर ये फील्ड घूमता है, यानी कि उसको रोटर घूमता है, और जैसे रोटर घूमेगा तो उसके जो आर्मेचर वाइंडिंग हुई, यानी कि उसको स्टेटर के ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्या करने लग जाता है, फ्लक्स के कारण से ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना। उसी प्रकार से हमने इस वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड किया है। इसका मान लिया कि इसका प्राइम मूवर प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, जैसे इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्टेड किया है, इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये इसका जो मार्ग है, ये इसका पथ है, इस पथ के द्वारा क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रभावित हो जाती है, होती है। जैसे यहाँ से प्रभावित हुआ, यहाँ से बल रेखाएं उत्पन्न हुई है, और यहाँ से प्रभावित बल चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने के कारण से ये यहाँ पे पहुंच गई है, दोनों आपस में पहुंची है ना, और ये किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जुड़ी हुई है ना। इससे कोई घूर्णन करने वाला भाग थोड़ी है, इसमें कोई घूर्णन करने वाला भाग थोड़ी है। हमने क्या दिया, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया है, और जैसे मान लिया कि हमने एक जो छड़ होती है उस छड़ के ऊपर क्या करते हैं, जो तार स्थापित किया जाता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जैसे चुंबक बनाते हैं ना, कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब जिसके ऊपर बनाया जा रहा है उसके अंदर भी क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता है, बन रहा है ना। उसी प्रकार से हमने सप्लाई इसको दी है, लेकिन प्रभावित हो रही है सेकेंडरी वाइंडिंग, और जैसे प्रभावित होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग काम करना शुरू कर देती है, और इसके अंदर क्या करते हैं, लोड को कनेक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण मार्ग स्थापित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या बना, चुंबकीय बल रेखाएं बनी है, बनने के बाद में सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी वाइंडिंग के अंदर गुजरती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्रभावित होती है। पूरी की पूरी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को चीज समझ में आई है कि हमारे पास वाइंडिंग और लैमिनेटेड कोर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर होती है, जिसके वाइंडिंग के ऊपर लोड डाला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित वही वाइंडिंग होती है जिसके ऊपर लोड हम कनेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, ओनली प्राइमरी वाइंडिंग उसको बोल सकते हैं जो एक चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही है, बना रही है, और बनाने के बाद में एक पूर्ण बंद मार्ग प्रदान कर रही है, और जिस चुंबकीय बल रेखाओं को जिस सेकेंडरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग के अंदर जा रही है वही केवल प्रभावित होने वाली धारा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजें क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा, वाइंडिंग और लैमिनेटेड। इसका मुख्यतः भागों की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो मुख्य भाग और रह गए हैं, एक तो हमारे पास कौन सा लैमिनेटेड कोर आ गया, एक तो बच गया इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, टर्मिनल्स हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास बचा है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर और टर्मिनल्स बचे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक करते करते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आप लोगों का ये मोटिवेट बनता है, इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छा बेहतरीन कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर। की जाती है, जिसको तेल भी स्थापित होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर जब विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देते ही वाइंडिंग क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है, और उस गर्म होने के बाद में उस वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, ये ऑयल एक कुचालक प्रकार का होता है,
जो क्या करता है, वाइंडिंग को ठंडा रखने का काम करता है। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर लोड डालते हैं तो लोड डालोगे तो आप क्या होगा, वाइंडिंग गर्म होगी, और उस वाइंडिंग को गर्म होने के बाद में क्या होता है, हमारे पास उसको ठंडा रखने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। जिसमें हमारे पास टॉपिक्स है 3 नंबर, कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के बारे में लिखिए। ठीक है भाई, हमने बात हम यहाँ पे कर रहे थे मुख्य ट्रांसफार्मर के मुख्य भागों की, जिसमें से 2 भाग हमने पढ़े। उसके बाद तीसरा भाग हमारे पास है कंटेनर, और चौथा भाग है टर्मिनल्स। ठीक है, कंटेनर का मुख्य काम क्या होता है, यानी कि उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ऑयल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं उसको किस प्रकार से काम करता है। इसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टैंक भी कहते हैं। ठीक है, टैंक ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर का जो मुख्य भाग होता है एक कंटेनर ही होता है। ठीक है, मुख्य भाग कौन सा होता है, कंटेनर ही होता है। इसमें तेल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर तेल भरा हुआ होता है। और तेल भरे होने के बाद में, और तेल का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है, यानी कि एक इंसुलेशन बनाने के लिए और एक ट्रांसफार्मर को की वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए इस कंटेनर का काम किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसको कंटेनर कहते हैं। ठीक है, चौथा भाग है इसका टर्मिनल। क्या है इसका, टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की सिरों पर विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करने का कार्य टर्मिनलों के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लिया कि ये टर्मिनल हमारे पास है। ठीक है, 3 टर्मिनल हमारे पास इनपुट हो रहे हैं। ठीक है, इनपुट हो रहे हैं, और 4 टर्मिनल हमारे पास क्या हो रहे हैं, आउटपुट हो रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर की मुख्य खास बात होती है कि ट्रांसफार्मर को हम 3 तार देते हैं और 4 तार बाहर निकालते हैं। तो चौथा तार होता है हमारे पास किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। तो ट्रांसफार्मर ही क्या करता है, एक न्यूट्रल पॉइंट निकालता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर ही एक न्यूट्रल पॉइंट निकालता है, जो क्या करता है, एक लो वोल्टेज के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि 11 kV हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट में हमारे पास 3 फेज निकाल रहा है, 415 और 420 के रूप में निकाल रहा है। तो ये हमारे पास 3 तो हमारे पास किसके होते हैं, फेज के होते हैं, चौथा हमारे पास किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो मुख्य बातें होती है, ये टर्मिनल्स की बात हम कर रहे हैं। तो टर्मिनल्स का मुख्य काम यही होता है कि विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से होता है, टर्मिनलों के माध्यम से ही होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों के द्वारा प्राइमरी पर विद्युत सप्लाई दी जाती है तथा सेकेंडरी पर भार संयोजित किया जाता है। ये चीजें आप लोगों को मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स हम दे रहे हैं, तो इसको सप्लाई स्रोत से, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई स्रोत से जोड़ रहे हैं, और सेकेंडरी को हम किससे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भार से संयोजित, यानी लोड से संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे बातें हम ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में। और संरचना आप लोगों को 4 भागों में इसको मैंने बताया अच्छी तरीके से, लेकिन आप लोगों को चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में जो एक टॉपिक्स हमारा है ट्रांसफार्मर के लाभ, यानी ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है, ये चीजें समझने की बात है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ट्रांसफार्मर के लाभ हमारे पास कितने % तक काम करता है। ठीक है, क्यों करता है, 3 तार देख के 4 तार क्यों निकाला जाता है, ये मुख्य इसके लाभ कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को नोट्स करने हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में है तो इसको लाइक करिए। ठीक है, और चीजें उतार लीजिए फटाफट इसको, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। ठीक है, टॉपिक्स ही का बस ज्यादा। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की संरचना हमारा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य लाभ, यानी कि इसका एडवांटेज, यानी ट्रांसफार्मर का मुख्य एडवांटेज क्या है, कि मुख्य कार्य क्या है इसका, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ना, तभी तो इसका ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुख्य लाभ क्या है, ट्रांसफार्मर में कोई सचल ऊर्जा विद्यमान नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई सा भी भाग नहीं है जो चलने वाला होता है। ठीक है, जो घूमने वाला, घूर्णन करने वाला पार्ट नहीं होता है, वो केवल एक स्टैटिक डिवाइस होता है, यानी कि स्थिर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में कोई सचल ऊर्जा विद्यमान नहीं होता है, इससे विशेष देखभाल या अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई चलने वाला पार्ट्स होता है, जैसे अल्टरनेटर जनरेटर वगैरह होते हैं, इसको देखने अनुरक्षण की मरम्मत बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि उसके अंदर घूमने वाला पार्ट ज्यादा होता है, जिसमें हमारे पास आर्मेचर घूमता है। हो सकता है जलने की संभावना पूरी पूरी बन जाए, ऑयल नहीं हो तो बेरिंग जाम हो जाए, तो उसके अंदर देखने की व्यवस्था ज्यादा है। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई पार्ट घूमने वाला नहीं होने के कारण से इसका अनुरक्षण और मरम्मत क्या है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी वजह से होती है। नंबर 2 आता है इसका स्थैतिक प्रकार का उपकरण होने के कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98%। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की जो स्थैतिक डिवाइस होने के कारण से उसकी जो मुख्य दक्षता कितनी होती है, 90 से 98% होती है। अगर अन्यथा अगर इसके अलावा कोई घूमने वाला पार्ट होना, वो उसकी जो दक्षता होगी वो कैसी होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, घूमने वाले पार्ट्स ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से उसकी दक्षता क्या होगी, अन्य वैद्युतिक उपकरणों में दक्षता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, यह अति उच्च वोल्टता पर कार्य कर सकता है। समझ रहे बात को कि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज के ऊपर कार्य कर सकता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना सकता है। लेकिन अन्य जो डिवाइस होता है या अन्य कोई मशीन होती है, वो क्या करती है कि ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि वो 11,000 वोल्टेज तक ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से इस ट्रांसफार्मर का मुख्य एडवांटेज यही होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हाई वोल्टेज के ऊपर कार्य कर सकता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यह अति उच्च वोल्टता पर कार्य कर सकता है, जबकि अन्य मशीनों में कम वोल्टता संतोषजनक कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि 11,000 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, 3 फेज भी उत्पन्न कर रहा है, 440 से 415 420 उत्पन्न कर रहा है, तो भी सही तरीके से उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसी वजह से इस ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टता घटाने का कार्य अत्यंत अल्प वैद्युतिक शक्ति खपत पर सरलता से संपन्न किया जा सकता है, जबकि डीसी पर वोल्टता घटाने के लिए प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया कि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है, इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को एसी पावर सप्लाई दी जाती है, और एसी पावर सप्लाई देने के मतलब यहाँ पे ये है कि इस वोल्टेज के मान में हम क्या कर सकते हैं, कम या अधिक किया जा सकता है। यानी कि वोल्टेज के मान को हम कम या बढ़ती कर सकते हैं, यानी कि उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और अन्य जो मशीनें होती हैं, और जैसे मान लिया कि डीसी पावर सप्लाई होती है, उस डीसी पावर सप्लाई के वोल्टेज के मान को अगर कम करने के लिए, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, बूस्टर से डीसी पावर सप्लाई के वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के उपयोग से वैद्युतिक शक्ति के पारेषण एवं वितरण की कुल लागत डीसी प्रणाली की वैद्युतिक शक्ति के पारेषण एवं वितरण की लागत की अपेक्षा कम होती है। जैसे मान लिया कि अगर कोई डीसी पावर सप्लाई अगर जनरेट हो रही है, तो उसकी जो ट्रांसमिशन करने और डिस्ट्रीब्यूशन करने में उसकी लागत क्या हो रहेगी, ज्यादा रहेगी। और जो एसी की जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लागत कैसी रहेगी, कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एसी पावर जनरेशन हो रहा है, तो उसके वोल्टेज के मान को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ज्यादा उपकरणों की या ज्यादा मेंटेनेंस की या ज्यादा कॉस्टली की कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से, क्योंकि डीसी के अंदर तो सबसे ज्यादा खर्चा लगता है, इस वजह से डीसी पावर सप्लाई बहुत ही कम रियल केस में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, जहाँ पे वितरण लाइन होती है, एसी की अपेक्षा डीसी की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। समझ गए बात को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट पॉइंट है, वैद्युतिक शक्ति के पारेषण में होने वाले वोल्टता ह्रास को या वोल्टता ह्रास किसको बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को बोलते हैं, को ट्रांसफार्मर द्वारा सुगमता से पूरा किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि ट्रांसफार्मर एसी पावर सप्लाई जनरेट करता है, उस एसी पावर सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो भी रहा है ना, तो उसकी जो वोल्टता जो ह्रास है यानी हानि है, उसकी पूर्ति सुगमता से आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लिया कि वोल्टेज का जो मान हमारे पास आता है 420 वोल्टेज आता है 3 फेज के अंदर, अगर मान लिया कि उसके अंदर वोल्टेज और भी कम आ जाता है, 400 वोल्टेज आ जाता है, तो उस वोल्टेज के मान को हम सुगमता से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं ना। तो किसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से सुगमता से आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, यही है। ठीक है, जबकि डीसी प्रणाली में इस कार्य के लिए बूस्टर का मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लिया कि वोल्टेज का मान अगर कम हो रहा है,
डीसी के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस जगह बूस्टर का प्रयोग करेंगे या डीसी एमजी सेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये थे मुख्य एडवांटेज इस ट्रांसफार्मर की। ठीक है, आज के इस क्लास में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। जैसे मान लिया तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की संरचना पढ़े हैं और दूसरा पढ़ा है ट्रांसफार्मर के लाभ, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो संरचना है हमने 4 भाग मुख्य पढ़े हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है इसका ट्रांसफार्मर का एडवांटेज, इसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, तो आप लोगों का ही सपोर्ट इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। इसी प्रकार से हम रेगुलर आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का वीडियो के माध्यम से हर चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है, उसके बाद में थ्योरी की क्लास भी चल रही है और प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को टाइम से टाइम मिलती रहेगी, लेकिन बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, इसी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों से फिर से एक चीज दोबारा से मैं आप लोगों को कह देता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों तक ये चीजें प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।